Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do next part of the chapter executive. In last class basically we have discussed regarding the Council of Minister, its strength and the 91st Amendment of Indian Constitution. And today our move forward from that part. So let us start now. In the chapter on the legislature, you will study in detail that various mechanism through which the parliament controls the executive. अब देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज लेजिस्लेचर, उसमें आप स्टडी करोगे कि कैसे हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. But remember that the most important feature of parliamentary executive is that the executive is routinely under the control and supervision of the legislature. देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां आपको एक चीज बड़े अच्छे से माइंड में रखनी है कि हमारे यहाँ टू टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, रियल एंड नॉमिनल. बट एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो क्या होती है? दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. इसका क्या मतलब हुआ? अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझनी है कि जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर बेसिकली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होती हैं. अब देखो ये कैसे होता है, अब इसको समझो. हमारी कंट्री में मान लिया हुए इलेक्शंस लोकसभा के लिए हमारे बन जाते हैं एमपीज. समझ आया? तो जितने भी एमपीज मान लिया 538 सीट्स पर इलेक्शंस हो रहे हैं. एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम हो सकते हैं 552. तो लेट अस सपोज हमारे इलेक्शंस हुए 538 सीट्स पर, तो 538 हमारे क्या हो गए? एमपीज बन गए. और वो 538 क्या है हमारे? दे आर आर लेजिस्लेचर, वो है हमारे लेजिस्लेचर. लेकिन अब उन 538 में से कोई ऐसी पार्टी होगी ना जिसके पास मेजोरिटी है. अब जिसके पास मेजोरिटी होगी उस पार्टी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से उस पार्टी के अदर लीडर्स बनेंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट? तो क्योंकि वो गवर्नमेंट है जिनके नाम पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी, तो वो क्या बनेगी हमारी? वो बनेगी एग्जीक्यूटिव पार्ट. समझ आया? मतलब लेजिस्लेचर क्या हो गया? आपके 543 मेंबर्स वो सारे के सारे आपके लेजिस्लेचर का पार्ट हो गए. अब उसमें से जितने मेंबर्स, जितने भी आपकी गवर्नमेंट का पार्ट बने, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली, जिसका लीडर आपका प्राइम मिनिस्टर बना, जिसके मेंबर्स आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, वो क्या बन गई? आपकी एग्जीक्यूटिव. अब वो एग्जीक्यूटिव समझ आया आपको कि वो एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं से कहां से जनरेट हो रही है? एग्जीक्यूटिव आपकी लेजिस्लेचर में से ही तो निकल रही है ना. क्योंकि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो प्राइम मिनिस्टर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके लिए मेंबरशिप पार्लियामेंट की रिक्वायर्ड है. अगर कोई नहीं है तो विद इन 6 मंथ इट इज मैंडेटरी कि उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, है ना. मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं कहां से निकल रही है? लेजिस्लेचर से निकल रही है. इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, जो लेजिस्लेचर है वो सुपरविजन रखती है हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव के ऊपर. और वो किस फॉर्म में रखती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना. और हमारी गवर्नमेंट को आंसर्स भी देने पड़ते हैं. और अगर आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं होते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लग जाता है, मतलब गवर्नमेंट को कोलैप्स भी किया जा सकता है. तो इसका यही मतलब हुआ. आई थिंक अब आपको समझ आया कि हमारी एग्जीक्यूटिव कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए. मतलब उनको सेटिस्फाई भी करना पड़ता है लेजिस्लेचर को, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो उनको अपनी अथॉरिटी से रिजाइन भी करना पड़ सकता है. समझ आया? इसीलिए हमारी कंट्री में ड्यू टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव होती है रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री. राइट? और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फीचर है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अब देखो वो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए है. समझ आया आपको? मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि गवर्नमेंट आर्बिट्री फॉर्म में कुछ भी ना इंप्लीमेंट कर दे, कोई भी लॉ ना बना दे. इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये शो किया है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए,
कि मतलब हम एग्जीक्यूटिव पार्ट से क्वेश्चन पूछ सके और गवर्नमेंट को हमारी बातों का आंसर देना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन। समझ आया? मतलब अब देखो, अगर लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है तो रिजाइन करना पड़ेगा। गॉट इट? समझ आया आपको? देखो ये पोजीशन ना, ये बातें, अगर मान लिया एक पार्टी की मेजोरिटी है तो तब इतनी इतनी ज्यादा इफेक्ट में नहीं आता है हमारी लेजिस्लेचर का रोल। लेकिन अगर मान लिया अलायंस गवर्नमेंट बन रही है और गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आर्बिट्री फॉर्म में पहली बात तो कुछ कर ही नहीं सकती है ना, क्योंकि कई सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बनाने की सोचती भी है कुछ ऐसी पॉलिसीज जिस पर लेजिस्लेचर हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? वो क्या करेंगी? उनसे क्वेश्चन पूछेंगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आ सकती हैं और गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। राइट? तो इस वे में हमने क्या कोशिश की है? हमने क्या कोशिश की है कि हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम हो कि एग्जीक्यूटिव ऐसा ना सोच ले कि मेरे पास तो लिमिटलेस पावर्स हैं, है ना। मैंने आप लोगों को चेक एंड बैलेंस की थ्योरी बताई थी। तो चेक एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव का चेक कैसे हो रहा है? एग्जीक्यूटिव की पावर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर, और इस वे में उसकी सारी पावर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, और इस वे में एग्जीक्यूटिव की आंसरेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। राइट? The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट की। समझ आया? जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एग्जीक्यूटिव कहां से निकलेगी? लेजिस्लेचर में से निकलेगी, क्योंकि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं से एमपी हैं। तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने से पहले, गवर्नमेंट का पार्ट बनने से पहले उनको पार्ट बनना पड़ता है लेजिस्लेचर का। तो आप क्या बोल सकते हो सिंपल टर्म कि लेजिस्लेचर का वो पार्ट जो गवर्नमेंट बनाता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। समझ आया? यानी जिनके नाम पर पॉलिसीज बनेंगी, तो लेकिन है तो वो भी लेजिस्लेचर का पार्ट ना। तो वो किसके बिहाफ पर गवर्न करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। So, collective responsibility is based on the principle of the solidarity of the cabinet. It implies that the vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of minister. और देखो ये आंसरेबिलिटी इतने लार्ज स्केल पे है कि अगर मान लिया किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन करेगी। इसको बोलते हैं सिंक एंड स्विम टुगेदर पॉलिसी। मतलब डूबेंगे भी साथ, तैरेंगे एक साथ तो डूबेंगे भी साथ साथ। मतलब मिनिस्टर्स आपने बना दिए, है ना। और ये चीजें देखो बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, तो वो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो इसीलिए हमने क्या किया, उसकी पावर को कंट्रोल कर दिया, चेक लगा दिया उसकी पावर्स के ऊपर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। और हमने क्या प्रोविजन कर दिया कि भाई अगर आप ऐसा वर्क करोगे ना तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, और हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ और पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। अब देखो ये चीजें क्या शो करती हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमने कितना आंसरेबल बनाया है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई तो वो मनमाने तरीके से वर्क करेंगी। समझ आया? इसीलिए हमारी कंट्री में आंसरेबिलिटी इंश्योर हो जाती है हमारी एग्जीक्यूटिव पार्ट की। और इसको क्या बोलते हैं कि अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया तो क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सभी अपनी पार्टी के लिए इतने कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन करेगी। समझ आया? गॉट इट? सिंक एंड स्विम टुगेदर। It also indicates that if a minister does not agree with the policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign. अब देखो, एक तो पार्टी के लिए आपका इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर आपके एक मेंबर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लग रहा है तो पूरी की पूरी आपकी मिनिस्टर आपके रिजाइन देंगे, पूरी की पूरी आपकी गवर्नमेंट रिजाइन देगी। और एक क्या है, एक क्या होना चाहिए, आपको अपनी पार्टी के डिसीजन में ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी मेंबर्स होते हैं, अगर मान लिया वो ऐसा करते हैं ना कि हमें तो अपनी पार्टी के डिसीजन में ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, या तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो वो अपनी पार्टी का ही डिसीजन, मान लिया कोई एक डिसीजन लेना है
और एक मिनिस्टर बोलते हैं उसी पार्टी के, मतलब बीजेपी कोई डिसीजन ले रही है और बीजेपी का कोई मेंबर बोले कि भाई मेरे को तो ये डिसीजन पसंद नहीं है, मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करती। तो ऐसे में क्योंकि एक पार्टी व्हिप होती है कि मतलब आप पार्टी के डिसीजंस को एक्सेप्ट करोगे, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि मैंने बोला सिंक एंड स्विम टुगेदर, मतलब आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो अपनी पार्टी के लिए। तो क्या होगा, ऐसे में उस पर्सन को या तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। समझ आया? इट इज बिल्डिंग ऑन द मिनिस्टर टू परश्योर अग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इसके लिए रिक्वायर्ड है ताकि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर सकें। गॉट इट? क्लियर टू ऑल? सो हमने क्या, और देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मतलब एक तो कलेक्टिव तो क्या कि अगर एक के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा तो सबको रिजाइन देना पड़ेगा। कलेक्टिवली इन विच फॉर्म कि आपकी पार्टी जो डिसीजन ले रही है आपको भी वही फॉलो करने पड़ेंगे, या तो आप फॉलो करो या रिजाइन करो, यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। अब देखो हमारी कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है वो किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि वो पावर्स को एक्चुअल में यूज करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, किस मिनिस्टर की क्या पोजीशन होने वाली है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन स्टेट मिनिस्टर बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, कि प्राइम मिनिस्टर तो डिसाइड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के बिना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर ने ओथ मतलब शपथ नहीं ली होती तब तक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती भी नहीं है ना? अब देखो, और डेथ ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द डिमिसाइड डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है उसका आइडिया आपको यहां से होगा। अब देखो कहां से क्या समझ आया आपको, इस चीज को समझो कि अगर मान लिया हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, मान लिया प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर की डेथ होते ही क्या होगा, हम ये ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गई है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है। बट अगर कोई सिंपल मिनिस्टर अगर उसकी डेथ होती है, तो हम लोगों ने देखो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था बाय इलेक्शन, याद आ रहा है कुछ? बाय इलेक्शन में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली कि अगर किसी एक मिनिस्टर की डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर सीट वैकेंट होती है तो उस पे होते हैं बाय इलेक्शंस। याद आया? तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, प्राइम मिनिस्टर की वजह से मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई बेसिकली, तो हमने उसको क्या कंसीडर कर दिया कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। लेकिन अगर मान लिया हमारी कंट्री में क्या है, अगर मान लिया हमारी कंट्री में मिनिस्ट्रियल किसी एक मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो वो क्या होगा, एक उस पर्टिकुलर मिनिस्टर की अथॉरिटी डिसमिस होगी, उस एक पर्टिकुलर वैकेंट सीट पर इलेक्शंस होंगे, ना कि पूरी की पूरी कंट्री में, ना कि पूरी की पूरी एक पूरे के पूरे एरिया में, बस उस सिंगल सीट पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डिसमिस कंसीडर किया जाएगा। अब सोच के देखो कितनी स्ट्रांग पोजीशन है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की। और देखो जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो सेम हमने इलेक्शंस करवाए 1984 में, राइट? राजीव गांधी की डेथ हुई तो फिर हमने 1989 में इलेक्शंस करवाए। समझ आया? मतलब ये चीजें क्या शो करती है हमारे, कि ये चीजें हमें ये शो करती हैं कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। द प्राइम मिनिस्टर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, अब देखो ये सारे के सारे फंक्शंस आपको किसके दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के। यहां से अंडरलाइन करते चलना एक की प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियोज को डिफाइन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ को कंसीडर किया जाएगा कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई और दोबारा से इलेक्शंस होंगे। समझ आया? इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, acts as a link between the council of minister on the other hand and the president as well as the parliament on the other। अब देखो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, लिंक की तरह वर्क करता है, चेन की तरह वर्क करता है, किस किस के बीच में, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के बीच में और हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बीच में।
मतलब कैसे कि प्रेसिडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि कैसे लॉ बनने चाहिए, वो एस्पिरेशंस, वो आइडियाज पार्लियामेंट तक लेके जाना, और पार्लियामेंट में क्या हैपन हो रहा है, पार्लियामेंट के लोग क्या चाह रहे हैं, कैसे रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए, वो डिसीजंस प्रेसिडेंट तक लेके जाना। वो क्या होगा, वो इस फॉर्म में हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है एज अ चेन, एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू कैन से प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। क्लियर? उसके अलावा क्या होता है पंडित, it is this role of the prime minister which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of government. अब मतलब उन्होंने, it is also the constitutional obligation of the prime minister to communicate to the president all decision to the council of minister relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation. इसलिए देखो क्या बोला गया है कि हमने इसको क्या बोला गया, लिंक पिन, यानी कि जो लिंक करने का वर्क करे एक टाइप से गवर्नमेंट को। इसमें क्या हुआ कि अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने डिस्क्राइब किया था कि लिंक का वर्क करेंगे कैसे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही वो अथॉरिटी है जो कम्युनिकेट करेगा, किसको कम्युनिकेट करेगा, प्रेसिडेंट को। किसके बारे में कम्युनिकेट करेगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो रहे हैं, ओके, ऑन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है भाई, वो प्रेसिडेंट तक बताना कि हम कौन सा लॉ लेके आएंगे, कौन से अफेयर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, कौन से प्रपोजल्स लेके आने वाले हम यूनियन में, तो उन सब के बारे में कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। राइट, गॉट इट? अब देखो इसके बाद, दस द पावर wielded by the prime minister flows from various sources. अब देखो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो कई सारे सोर्सेज से। अब देखो कैसे, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेगा अपनी अथॉरिटी की, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होती है। राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका कंट्रोल है डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, क्योंकि उसी की वजह से तो रैंक्स डिसाइड हुए हैं। हमने क्या पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिपार्टमेंट का, कि आपकी सीनियरिटी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, और वो चेक कौन कर रहा है, दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली। राइट? तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से है। एक तो वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल है। राइट? दूसरा, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जो हमारी कंट्री की ब्यूरोक्रेटिक कौन है, जो हमारी कंट्री की परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन, जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, जिनका सिलेक्शन होता है, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके ऊपर कमांड हमारी कंट्री में किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। एक्सेस टू मीडिया, यानी मीडिया में भी एक्सेस होती है प्राइम मिनिस्टर की। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, अब देखो क्या होता है, आप इलेक्शन के टाइम पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पर्सन जो इफेक्ट करता है, that is the leader of who is going to be appoint as the prime minister, that can be of any party। मतलब इलेक्शंस के टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि जिस पार्टी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं दावेदार होता है, वो क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब देखो जैसे 2014 में, 2019 में लोगों ने वोट क्यों डाली बीजेपी को, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी ओनली। तो क्या होता है, जो पर्सनालिटी है ना प्रेसिडेंट की, वो कहीं ना कहीं क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड का रीजन हो जाती है। ओके, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट्स। इसके अलावा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो क्या करता है, एक तो इलेक्शंस के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल समिट हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, फॉरेन अफेयर्स के मामले में फॉरेन विजिट करनी है, तो उसको कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर बीइंग द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट अलोंग विद दैट ही इज वर्किंग एज द लीडर ऑफ द नेशन ऑल्सो, क्योंकि वो पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन है। राइट? और हमारी कंट्री में रियल एग्जीक्यूटिव वही है। तो इसीलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाना है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द सेंट्रिक फेस फॉर दैट।
और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी कंट्री में। अब देखो ये कार्टून में आपसे क्या पूछा गया है, is it that a person becomes prime minister because he she is powerful, or is it that you become powerful once you have become the prime minister? क्या पोजीशन हो सकते हैं? दोनों ही पोजीशन इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा कोई पर्सन, जब पॉलिटिकल पार्टी में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, और अगर प्राइम मिनिस्टर तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने आप हो जाएगा, राइट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले आपकी पोजीशन वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट, क्योंकि उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, राइट। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है नो डाउट उसको हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली हुई है, लेकिन उस पोजीशन को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, दैट इज डन बाय अ पावरफुल पर्सन ओनली। हमने जैसे प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, जैल सिंह है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, he has utilized his power in a very neutral manner and in a very effective manner also। तो जो प्राइम मिनिस्टर उसकी भी पोजीशन यही है कि उसको कितनी इफेक्टिवली वर्क में लाया जा रहा है, यूज में लाया जा रहा है। फाइन। सो टुडे बेसिकली वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड सम पावर्स आर लेफ्ट that we will discuss in next video. So basically what you are able to understand today that what is the position of prime minister in our country। हमने स्टडी किया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, लीडर ऑफ द नेशन होता है ना। हमने क्या देखा कि उसकी पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि अगर एक मिनिस्टर की डेथ हो रही है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शंस हो रहे हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। ये हमने क्या देखा, दिस इज द एग्जाम्पल कि हमने फील किया कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी कंट्री में, राइट। उसके अलावा हमने फंक्शंस में क्या देखा कि वो फंक्शन करता है एज अ लिंक, एज अ चेन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड दी पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में क्या इंपॉर्टेंटली डिसीजन लिया जाना है, प्रेसिडेंट की क्या एस्पिरेशंस हैं, वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द मेन सेंट्रिक फेस ऑफ आवर कंट्री, इसीलिए जब भी क्या होता है, इसीलिए जब भी मान लिया कोई इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना होता है कंट्री को, किसी इंटरनेशनल समिट में रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा सारी की सारी जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कब टेक प्लेस करेगी, जब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर वो ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, क्योंकि उनकी एडवाइस से ही, उनकी कंसेंट से ही प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से ही क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे अदर मिनिस्टर्स को। So in this manner that we have discussed today, we can see without any kind of doubt that for being the real executive in a parliamentary form of government, prime minister is able to enjoy abundant power, excess quantity of powers, right? So I hope if the question is asked from you, write down a note over the powers and function of the Prime Minister of India. So definitely you will be able to answer it in a very well manner. Okay. So in next part, the left powers of the Prime Minister of our country we will discuss. I hope till here everything is completely clear to all of you. But even then, if you are having any kind of doubts and queries, feel free to ask your question in comment section. In next part we will do next video we will do the next part of the chapter. Okay, till then keep revising, keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.